अस्सलाम वालेकुम। एक प्यारी सी कहानी आप सबके लिए जिसका नाम है इज़्ज़त। राइटर ऐना उमर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लीजिए। तो चलते हैं कहानी की तरफ। सलीके से किए गए मेकअप को आखिरी टच देने के बाद आयशा ने आईने में अपना तनकीदी जायज़ा लिया। ओके का सिग्नल मिलते ही ज्वेलरी पहनने लगी। एक हाथ में चूड़ियाँ, दूसरे हाथ में ब्रेसलेट पहनकर, कानों में बड़े बड़े झुमके पहनकर वो बिल्कुल तैयार थी। सामने लगा आईना इसे सराह रहा था। वो अच्छी लग रही थी। मुतमईन होकर वो आईने के सामने से हट गई। या अल्लाह, आप भी तैयार हो गई हूँ। दिल में दुआ करते वो कमरे से बाहर आ गई। आप भी तैयार हो गई? आप तो जल्दी करें ना, देर हो रही है। सीढ़ियों के सिरे पर खड़े होकर वो ज़ोर से बोली, हाँ आयशा, मैं तैयार हूँ, बस कपड़े बदल लूँ फिर निकलते हैं। मैंने कौन सा मेकअप करना है? आप ही ने कहा और जल्दी से वॉशरूम में घुस गई। उफ! आयशा ने कौफ से सर झटका। जितनी वो चाको चौबंद और फुर्तीली थी, आप ही इतनी सुस्त वाक़ई हुई थी। 1 बजने वाला है। पहले ही बच्चों को स्कूल भेजने की वजह से इतनी देर हो गई। असल में बच्चे सेकंड शिफ्ट में स्कूल जाते थे। उनके स्कूल जाने के बाद तैयार होने की वजह से पहले ही बहुत लेट हो चुके थे। अब बेशक आप ही ने मेकअप नहीं करना था, मगर नहाकर कपड़े बदलने, बाल बनाने में टाइम तो लगना था। आयशा ने घड़ी को देखा जो 1 बजा रही थी। करीब की मस्जिद में अजान शुरू हो चुकी थी। या अल्लाह, जल्दी तैयार हो जाएं आप ही, वरना तो वहाँ इतना रश होगा, पाँव रखने की जगह भी नहीं होगी। आयशा को अपने यहाँ होने वाली तकरीबात का अंदाज़ा था, इसलिए परेशानी बजा थी। अब यहाँ खड़े होकर कोड़ने से बेहतर था कि वो अंदर जाकर पंखे के नीचे बैठ जाती। बेशक दिसंबर का महीना चल रहा था, मगर मेकअप में पसीना आ ही जाता है। वो अंदर आकर बैठ गई। तकरीबन 15 मिनट बाद आप ही की आवाज़ आई, आयशा अबाया पहन कर आ जाओ। इसने शुक्र कहा, जल्दी से अबाया पहनने लगी। आप भी आयशा की 5 नंदों में सबसे बड़ी थी, जो शादी के बाद शौहर और बच्चों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। मगर एक हादसे में इनका शौहर ज़िंदगी की बाजी हार बैठा और आप भी अपने बच्चों के साथ एक बार फिर मैके की दहलीज पर आ बैठी। सबसे छोटी और लाडली बेटी की शादी करने के बाद आयशा की सास के दिल में क्या समाई कि उन्होंने कुरान पाक पढ़ने का इरादा किया। नाजरा वो पढ़ चुकी थी, अब तर्जुमे से पढ़ना चाहती थी। बकौल उनके घर में बैठकर गीबतें करने से बेहतर वो अपना वक्त अल्लाह का कलाम पढ़ने में सर्फ करते हैं। आप भी और इनके बच्चों के साथ निचले पोर्शन में रहती थी। आयशा के शौहर अहमद ने माँ और बेवा बहन की जिम्मेदारी अच्छे तरीके से उठाई हुई थी। आज की ये तकरीब जिसमें जाने के लिए आयशा और आप भी तैयार हो रही थी, अम्मा की उस्तानी के घर थी, जहाँ अम्मा आयशा की सास कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ने जाती थी। उस्तानी साहिबा की बेटी की शादी थी। दिन में दरसे कुरान रखा गया था, जिसमें बयान होने थे। बड़ी बड़ी मुअल्लिमात ने आकर बयान करने थे, जिसके बाद दुआ होती। दोपहर का खाना मेहमानों को खिलाया जाता और शाम में उस्तानी की बेटी ने रुखसत हो जाना था। अम्मा सुबह ही तैयार होकर चली गई थी, बेटी और बहू को ये नसीहत करके कि जल्दी आना, वरना रश बहुत हो जाएगा, बैठने की जगह भी नहीं मिलेगी। अब बच्चों को स्कूल भेजकर तैयार होने में इतना वक्त तो लग ही जाता है। घर ज़्यादा दूर नहीं था, 10 मिनट का रास्ता था। जब ये दोनों वहाँ पहुँची तो दरवाजे पर रश लगा हुआ था। औरतों का हजूम इकट्ठा था। घर के अंदर जगह नहीं थी। अब ये तो हैरत की बात थी, औरतें गली में क्यों खड़ी हैं? आयशा और आपी ने एक दूसरे को देखा। वहाँ कुछ जान पहचान वाली औरतें भी खड़ी थीं। उनसे सलाम दुआ की। अंदर बहुत ज़्यादा रश है, पाँव रखने की जगह भी नहीं। हम अंदर गए थे, फिर वापस बाहर आ गए। अब क्या करें आपी? आयशा ने आपी से पूछा। आओ किसी तरीके से अंदर चलते हैं, आपी ने कहा और दरवाजे में खड़ी औरतों के बीच में से रास्ता बनाती अंदर जाने लगी। आयशा ने भी उनकी तकलीद की और रश में रास्ता बनाती किसी न किसी तरीके से घर के अंदर दाखिल हो गई। अंदर का मंजर बाहर से भी ज़्यादा परेशान कौन था। औरतें ऐसा लगता था कि एक दूसरे पर गिर रही हैं। अभी अभी दुआ ख़त्म हुई थी। 2 कमरों के घर का बरामदा औरतों से भरा पड़ा था। हजूम के इस तरफ कमरों के दरवाजे के पास सोफ़े रखे गए थे, जिस पर मुअज़्ज़िज़ मुअल्लिमात बैठी थी। उन्होंने खाना भी वहीं खाना था, या फिर अंदर कमरे में इज़्ज़त और पूरे प्रोटोकॉल के साथ इन्हें खाना दिया जाता। बाकी औरतें बाहर बरामदे में बिछाई गई चटाइयों पर बैठी थीं। अम्मा भी हजूम के दूसरी तरफ बैठी थी। आयशा ने नज़र दौड़ाई, कहीं एक तरफ इतनी जगह तो मिल जाए कि वो सुकून से अबाया उतार सके। नीचे बैठी औरतें इन्हें पीछे हटने को कह रही थीं, ताकि वो खुल कर बैठें और सुकून से खाना खा सकें। जब ही इन्हें उस्तानी और उनकी सास नजर आईं, जो हजूम के दूसरी तरफ खड़ी थी और दरवाजे में खड़ी औरतों को बाहर जाने के लिए कह रही थी। अभी आप लोग बाहर जाएं, जब ये लोग खाना खा लें तो आप लोग अंदर आकर खाना खा लेना। वो हाथों से भी इशारे कर रही थी और ज़ोर ज़ोर से बोल भी रही थी। आयशा को बात मुश्किल से समझ में आई।
जब समझ में आई तो गुस्से और हैरत से उसका बुरा हाल हो गया। वहाँ मौजूद सब औरतें हैरान थी जिन्हें बाहर जाने के लिए कहा जा रहा था। आयशा आपी के साथ जिस तरह मुश्किल से फंस कर अंदर आई थी, इसी तरह मुश्किल से बाहर निकल गई। अब बाहर रश बढ़ चुका था, औरतें अब भी आ रही थीं। मैं तो यहाँ नहीं खड़ी होंगी, मैं घर जा रही हूँ। आयशा ने गुस्से से कहा, आप भी चलें मेरे साथ। क्या हो गया आयशा, थोड़ी देर तो बैठो ना। आपी जल्दी से बोली, मैं नहीं रुक सकती आपी, और आप भी चलें मेरे साथ। यहाँ ज़िल्लत से गली में खड़े होने से बेहतर है कि हम इज़्ज़त से अपने घर में बैठकर खाना खा लें। ऐसा ज़िल्लत वाला खाना मैं तो नहीं खा सकती। आयशा सख्ती से बोली। बात तो सुनो आयशा, अभी थोड़ी देर में अंदर जगह बन जाएगी तो चले जाएंगे अंदर, थोड़ी देर सब्र कर लो। मैं 1 मिनट यहाँ नहीं रुक सकती। हमें इज़्ज़त से बुलाया था तो इज़्ज़त से घर के अंदर बिठाते। अपने घर में जगह नहीं थी तो पड़ोस के किसी घर में बिठा देते। इस तरह जलील करके गली में तो ना खड़ा करते। आयशा बात सुनो, ये सब औरतें भी तो खड़ी हैं यहाँ। सिर्फ हमारी शान में कमी नहीं आ रही, यहाँ खड़े होने से उस्तानी भी यही कहेंगी। आयशा ने एक नज़र गली में खड़ी औरतों को देखा जो गिरी और गर्मी और पसीने से बेहाल थीं। साथ रोते हुए छोटे छोटे बच्चे। कुछ औरतों ने बच्चों को खाने पीने की चीज़ें देकर बहलाया हुआ था। कुछ औरतों ने तो बच्चों को थप्पड़ भी लगा दिए। इन सबको यहाँ नहीं रुकना चाहिए। किसी एक को भी यहाँ खड़े होकर इंतज़ार नहीं करना चाहिए। इन सबको अपने घरों में जाकर इज़्ज़त से खाना खाना चाहिए। आयशा दबी दबी सरगोशी में बोली। आयशा प्लीज़ बात समझने की कोशिश करो। अम्मा भी अंदर हैं, हम भी थोड़ी देर में अंदर चले जाएंगे। देखो सब औरतें खड़ी हैं, सिर्फ़ एक तुम चली गई तो? सिर्फ़ एक मैं नहीं, आप भी मेरे साथ चल रही हैं। मैं आपको यहाँ बेइज्जती वाला खाना नहीं खाने दूँगी, ना मैं आपको यहाँ गली में खड़ा जलील होने दूँगी। मेरे साथ चलें, शाम को मैं आपको बूट बेसन से स्टूडेंट बिरयानी मंगवा कर घर में इज़्ज़त से बिठा कर खिला दूँगी। चलें। आयशा ने आपी का हाथ पकड़कर जाने के लिए कदम बढ़ाए। रुको आयशा, बात तो सुनो। आपी अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, मैं नहीं जा सकती, अम्मा की उस्तानी नाराज़ हो जाएंगी अगर हम इस तरह चले गए तो। क्या? आयशा मुड़कर हैरत से बोली। वो क्यों नाराज़ होंगी? नाराज़ तो हमें होना चाहिए, खफा तो हम हैं, बेइज्जत तो हमें किया जा रहा है। हम खुद से तो उठकर नहीं आ गए। हमारे घर आकर उस्तानी ने इज़्ज़त से हमें अपने घर आने की दावत दी थी। अब हम आए हैं तो इज़्ज़त से हमें घर के अंदर तो बिठाएं, बेशक खाना ना खिलाएं। हम खाना खाने के भूखे नहीं हैं, खाना इंसान अपने घर में भी खा लेता है। इज़्ज़त से हमें घर के अंदर बिठाएं, यहाँ गली में जलील करके खड़ा ना करें। अपने घर में जगह नहीं, पड़ोस के घर में बिठा दें। यहाँ तो यही होता है, सारे घर में छोटे हैं और लोग मेहमानों को पड़ोस में ही बिठा देते हैं और अपने घर में खाना खिला देते हैं, या फिर मेहमानों को अपने घर में बिठाते हैं और खाना पड़ोस के किसी घर में खिला देते हैं। उस्तानी ने सारी ज़िंदगी यहाँ गुजार दी, क्या किसी पड़ोसी से इतने ताल्लुकात नहीं बनाए कि अपने मेहमानों को उनके घर ही बिठा देते? आयशा की आवाज़ गुस्से से बुलंद हो रही थी। आपी ने घबरा कर औरतों को देखा जो इनकी तरफ मुतवज्जा हो रही थी। आयशा ने भी औरतों की तरफ देखा। अंदर घर में खाना खुल चुका था। देगी चिकन बिरयानी और जर्दे की खुशबू सारे में फैल चुकी थी। बच्चों ने भूख की शिद्दत से और ज़्यादा बिलख कर रोना शुरू कर दिया। धूप में खड़ी औरतें अपने आप से बेजार दिखाई देती थी मगर ढीठ बनकर खड़ी थी। चली क्यों नहीं जाती ये सब वापस अपने घर? आयशा ने कुड़ कर सोचा और आपी की तरफ मुतवज्जा हुई। बस बहुत हो गया आपी, चलें, मैं और ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं घर जा रही हूँ, मुझे खुशी होती अगर आप भी मेरे साथ चलती, मगर आप नहीं जाना चाहती तो आपकी मर्ज़ी, मैं जा रही हूँ। आयशा ने कहा और एक नज़र गली में खड़ी औरतों पर डाली। जी चाहा इन्हें भी खरी खरी सुना दे, मगर जब किसी को खुद अपनी इज्जत का एहसास ना हो तो दूसरों के दिलाने से कभी भी नहीं होता। इसने गहरी सांस ली और जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। औरतों ने हैरत से इस पुरवकार चाल चलती लड़की को देखा जो इज्जत से सर उठाए वापस जा रही थी। किसी ने भी इसकी तकलीद नहीं की। अंदर से आने वाली बिरयानी की खुशबू ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली थी। हाँ, बेवकूफ़, इसने दिल में सोचा। 10 मिनट का रास्ता 5 मिनट में तय करती आयशा घर पहुंची। हाँ, इसे इन औरतों पर गुस्सा था जो वहाँ खड़ी रही थी। इसने तो अपने बड़ों से हमेशा यही सुना था और पढ़ा भी था कि फट पड़े वो सोना जिससे टूटे कान। क्या यहाँ खड़ी किसी औरत को भी इसका मतलब नहीं मालूम था? शुक्र है मेन दरवाजे की एक चाबी इसके पर्स में हमेशा मौजूद होती थी। लॉक खोलकर वो ऊपर आई, अबाया उतारा, कूलर से ठंडा पानी का गिलास भर कर पानी पिया और कमरे में आकर पंखे के नीचे बैठ गई। आहिस्ता आहिस्ता तने आसाब ढीले पड़ने लगे। वो पुरसुकून होने लगी। इसे ज़ोरों की भूख लगी थी। वो उठी और फ्रिज का जायज़ा लेने लगी। रात का बैंगन आलू का सालन रखा था और साथ थोड़ा सा दही भी था।
इसने दोनों चीज़ें निकाल ली, किचन में आकर जायज़ा लेने लगी। हॉट पॉट में रात की आधी रोटी पड़ी थी, साथ सुबह का थोड़ा सा पराठा भी था। इसने दोनों चीज़ें ली, अंदर आकर पंखे के नीचे बैठकर मज़े से खाने लगी। पंखे की ठंडी हवा, फ्रिज का ठंडा बैंगन आलू का सालन, रात की ठंडी रोटी, वह ऐसे मज़े लेकर खा रही थी जैसे इससे ज़्यादा मज़े का खाना कभी खाया ही ना हो। सच है, ये ठंडा खाना इस चिकन बिरयानी से बहुत बेहतर था जिसे वो छोड़ आई थी। ये प्यारी सी कहानी यहीं पर तमाम हुई। अल्लाह हाफिज़।